हेलो एवरीवन, आई एम मेघराज कुमावत। आई वेलकम यू वंस अगेन इन दिस सीरीज, जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर हमने बात करी थी आपके शेड्यूल्स के लिए। शेड्यूल्स मैंने बताए थे 12 शेड्यूल्स कौन कौन से होते हैं। उसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक जो थी उसको डिस्कस करी थी। आई होप आपने वो सब वीडियो देख लिया हो। आज का जो वीडियो है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है आपके फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे हम देखेंगे भाई फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसी के साथ साथ हम करेंगे इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके। तो चलो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। देखो, सबसे पहले तो फंडामेंटल होता क्या है। फंडामेंटल का मतलब ही क्या होता है, जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप इंसान हैं तो इस वजह से कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो आपको मिलने ही चाहिए, जो बहुत बेसिक राइट्स है। आया समझ में? तो ये चीज जो है, ये राइट्स जो है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट के अंदर दे रखे हैं? पार्ट 3 के अंदर दे रखे हैं। याद करने के लिए एक चीज है, राइट को शॉर्ट में RGT लिख देते हैं, तो 3 लेटर है, तो पार्ट 3 आप ऐसे याद करना चाहो तो कर सकते हो। पार्ट 3 के अंदर जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में पूरा जिक्र किया हुआ है। और आर्टिकल कहां से कहां तक? 12 से लेकर 35 नंबर आर्टिकल तक आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं, क्या है, किसमें क्या दिया गया है, उससे पहले हम आपके बात कर लेते हैं इस फंडामेंटल राइट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कुछ फीचर्स के बारे में। यहां से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए, पहला फीचर है कि दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो चीज कभी चेंज हुई ना, अपने जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहे। आपने सुना होगा ना एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? उसी की खोज में मोस्टली बहुत सारे लोग निकल पड़े। एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब जो यहाँ वहां कहाँ जहीं भी जाओ वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। कहने का मतलब ये बात हुई कि ये जो राइट्स है ये हमेशा आपको मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, जरूरी नहीं आपको ये हमेशा मिले ही मिले। दिखती सी बात है, आप लोग घर में भी देखते होंगे, आपके मम्मी पापा आपको कुछ सुविधाएं देते हैं, कुछ फ्रीडम देते हैं, लेकिन बदले में क्या होता है, वो किसी ना किसी शर्तों के साथ आपको मिलती है। फ्रीडम मिली इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी करोगे। तो उसी तरीके से ये राइट्स जो मिले हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। क्लियर? नेक्स्ट चीज, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड। कैन बी अमेंडेड का मतलब क्या है? देखो, संविधान जब बना तो उस टाइम हालात कुछ और थे देश के। आज जो है देश के हालात कुछ और है। बहुत सारी नई नई चीजें जो है सोसाइटी के अंदर आ जाती है। जैसे जैसे वो चीजें सोसाइटी के अंदर आना शुरू होती है, आपकी सोसाइटी की जरूरतें चेंज होना शुरू हो जाती है। जरूरतें चेंज होती है तो आपको संविधान भी चेंज करना पड़ता है। जैसे इसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, आज के टाइम पे इंटरनेट जो है वो हर जगह है। इंटरनेट बिना कुछ चीज पॉसिबल है ही नहीं, और इसी वजह से इंटरनेट सर्विसेज आपको मिले, ये भी आपका फंडामेंटल राइट हो चुका है। क्लियर? तो ऐसे में आपका डेटा जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है। ऐसे में अगर आपका डेटा लीक होता है, आपकी प्राइवेसी अगर लीक हो जाती है, तो आप जो है अपनी जिंदगी को ढंग से नहीं जी पाओगे। तो इसी वजह से आज के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्राइवेसी जो है उसको सुरक्षित रखा जाए। इसी वजह से आज के टाइम पे प्राइवेसी आपका क्या है? फंडामेंटल राइट। संविधान बना जब ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो कहने का मतलब जैसे जैसे वक्त बदलेगा, जरूरतें बदलेंगी, आपका फंडामेंटल राइट जो है वो भी चेंज करे जा सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल लो भाई। इसका एक और एग्जांपल है आपके राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, इसके ऊपर काफी बार सवाल जो है आपके पूछे गए। राइट टू एजुकेशन, 86th अमेंडमेंट। ये CAA जहां भी लिखूंगा इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या बताया गया है? 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन जो है वो मिलना उनका फंडामेंटल राइट है। आगे समझ में?
आज के टाइम पे एजुकेशन क्या है भाई, आपका फंडामेंटल राइट। तो ये चीज भी आपके अमेंडमेंट के थ्रू चेंज हुई। एक और उदाहरण ले लो भाई, आपकी जो प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर योर फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट थी तब उस टाइम एक अमेंडमेंट हुआ 1978 के अंदर, और उससे आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट कर दिया है। देखो प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट में आनी थी, इसका पंगा क्या हो रहा था, गवर्नमेंट जो है कोई भी प्रोजेक्ट चला रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रही है, या फिर किसी भी पर्पज से वो प्रॉपर्टी को अगर एक्वायर करती है लोगों की, आपने बहुत सुना होगा कि भाई गांव में खेत था, वहां से हाईवे निकल रहा है, तो सरकार ने वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली। अब उसके बदले में सरकार क्या करेगी, जितना आपका मुआवजा बनता है, कंपनसेशन बनता है, वो आपको दे देती है। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट होती तो क्या होता, गवर्नमेंट आपसे प्रॉपर्टी एक्वायर ही नहीं कर पाती, आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाते। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट के केस में आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्लियर? अब ये चीज जो मैंने बोली कि हाँ भाई फंडामेंटल राइट के केस में आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इसी से एक फीचर आता है कि हाँ भाई फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो आपके जस्टिसिएबल होते हैं। क्या होते हैं? जस्टिसिएबल होते हैं। जस्टिसिएबल होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यू कैन मूव टू हाई कोर्ट एंड, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर योर फंडामेंटल राइट। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सो दिस इज द रीजन फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। इसके उल्टा आगे आने वाले टॉपिक्स में हम देखेंगे डीपीएसपी जो होते हैं, जिनको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हो, वो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल होता है, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। अभी पढ़ेंगे उसको आगे। चलो नेक्स्ट फीचर, फंडामेंटल राइट जो है इट कैन बी टेकन बैक ड्यूरिंग इमरजेंसी। कहने का मतलब इमरजेंसी जब देश में लग रही है तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो रोके जा सकते हैं, सस्पेंड करे जा सकते हैं। सिर्फ ऐसे दो फंडामेंटल राइट है जो इमरजेंसी लगे चाहे नहीं लगे वो कभी सस्पेंड नहीं हो रहे, और वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 20 और 21 में जो आपको फंडामेंटल राइट मिलते हैं। अब इसमें दिया क्या गया है वो अपन अभी आगे देखेंगे। छोटा सा आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पे बता देता हूं कि आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी। और आर्टिकल 20 के अंदर जो है वो आपके राइट ऑफ अक्यूज्ड है, राइट्स ऑफ अक्यूज्ड, या फिर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसको क्या क्या फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए जाएंगे, या जिसके ऊपर केस चल रहा है। ठीक है, भले ही इमरजेंसी लग रही हो, आपको गिरफ्तारी करी गई हो, ये राइट्स जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप ये भी नहीं दे सकते तो आपके डेमोक्रेसी होने का कोई फायदा नहीं है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, भले ही इमरजेंसी लग रही है मगर ये राइट्स भी अगर आप नहीं दे सकते तो आपके डेमोक्रेसी होने का कोई फायदा नहीं है। आए समझ में? तो ये है इस आर्टिकल के अंदर, इस पॉइंट के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है अब उसको डिस्कस करते हैं कि दीज फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। अब इसको कैसे याद रखोगे भाई, ये पॉइंट है क्या एक्चुअल में? चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखो इधर, बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो याद रखना, आपके देश के नागरिकों को तो मिलते ही मिलते हैं, उसके साथ फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। अब एक डिफरेंस यहाँ पे क्या है जो आपको पेपर के लिए याद रखना है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होंगे जो आप सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दोगे। सिर्फ और सिर्फ किसको दोगे? सिटीजन्स। देखो सिटीजन्स जो है वो आपकी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, क्लियर? तो उस टैक्स के बदले गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई उनको कुछ विशेष सुविधा मिले। सिंपल तरीके से बोलूं तो आपके घर में माँ बाप जो है वो बच्चों को ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, ज्यादा अच्छी सुविधाएं देंगे बजाय बाहर वाले बच्चों के। ऐसा तो है नहीं ना कि बाहर वाले बच्चों को घर में आए तो मारना पीटना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं करेंगे। उनको भी बढ़िया ठीक है रिस्पेक्ट देंगे, या जो भी मेहमान नवाजी हो सकती है वो कर देंगे, मगर खुद के बच्चों को जो वो सुविधाएं दे रहे हैं वो उनको तो नहीं दे सकते ना। तो उसी तरीके से सिटीजन्स को कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिलते। और वो कौन कौन से हैं?
15, 16, 19, 29 और 30, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से राइट्स है भाई? वो 15, 16, 19, 29, 30। अब इसमें क्या है वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, बट आप अभी के लिए बस इसको इतना से याद रखो। क्लियर? चलो अब आते हैं भाई हम कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स कि हाँ भाई हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी कितनी है। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है क्लियरली कितनी कैटेगरीज है? 6 कैटेगरीज। अब मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जो थे फंडामेंटल राइट के वो 12 से 35 तक थे, लेकिन कैटेगरी कहां से शुरू हो रही है? 14 से। तो आर्टिकल 13 या 12 के अंदर क्या है, तो आप शॉर्ट में याद कर लेना। आर्टिकल 12 के अंदर है स्टेट की डेफिनेशन। आर्टिकल 12 में क्या है? स्टेट की डेफिनेशन। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बार बार बोलेंगे स्टेट को ये नहीं करना चाहिए, स्टेट को वो नहीं करना चाहिए, इसलिए फंडामेंटल राइट एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसके उल्टा डीपीएसपी जो है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो वो स्टेट क्या है उसकी डेफिनेशन 12 में है। आर्टिकल 13 में बताया है लॉ की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ लॉ, कि हाँ भाई अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या फिर किसी कानून के बनने से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उस कानून को रद्द किया जा सकता है। आया समझ? इसी वजह से इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलते हैं भाई? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू शब्द से ही समझो, रिव्यू का मतलब क्या होता है? उसको वापस देखना, उसकी जांच करना। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है तो वो उसको रिव्यू कर सकता है, और अगर ऐसा पाया गया कि हाँ भाई इस कानून की वजह से आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो उसको ये नल एंड वॉइड कर देगा, मतलब रद्द कर देगा। और वो कैसे कहते हैं? आप यहाँ पे एक चीज और याद रखना, रिट लगती है। अभी अपन आगे देखेंगे 32 में और 226 में सुप्रीम कोर्ट इन रिट्स को इशू करके जो है फंडामेंटल राइट्स की क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। क्लियर? चलिए हाँ जी, अब अपन कैटेगरीज डिस्कस करते हैं एक एक करके। राइट टू इक्वालिटी में क्या है, फ्रीडम में क्या है, एक्सप्लॉयटेशन वाली कैटेगरी में क्या दे रखा है। तो चलो सबसे पहले कैटेगरी हमारी है राइट टू इक्वालिटी, जो कि कहां से कहां तक थी? 14 से 18। आर्टिकल 14 जो है उसके अंदर दे रखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहने का मतलब कानून के आगे सब बराबर, बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत, अमीर, गरीब, कोई भी हो, कानून के आगे सब बराबर है। क्लियर? हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपके प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, इनको अपनी पोस्ट पर रहते हुए कुछ ऐसी क्या बोलते हैं इम्यूनिटीज जो है वो प्रोवाइड होती है कि हाँ भाई जब तक वो अपनी पोस्ट पे है उनके ऊपर सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। ये एक्सेप्शंस है कुछ। क्लियर? नेक्स्ट आता है आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, आयुष्मान खुराना की मूवी थी, और उस मूवी का नाम ही आर्टिकल 15 था। आया समझ में? उस मूवी का नाम ही क्या था भाई? आर्टिकल 15। अब जिसने देखी है वो अच्छे से समझ जाएगा इस आर्टिकल को, जिसने नहीं देखी मैं 1 मिनट में उसके बता दूंगा कि हाँ भाई वो एक्चुअल में थी किस बारे में। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। एक मिनट, प्लेस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन। ठीक है, इन 5 बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। उस मूवी में क्या था भाई? आर्टिकल 15 वाली मूवी में आयुष्मान खुराना जो होता है वो एक पुलिस ऑफिसर होता है, किसी गांव में उसकी पोस्टिंग होती है। उस गांव में वो क्या देखता है कि सो कॉल्ड जो आपकी हायर क्लास है वो लोअर क्लास से क्या कर रही है? बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती है, छुआछूत जिसको बोलते हैं, वो सब वहाँ पर बहुत चल रहा होता है। क्लियर? और इनफैक्ट पुलिस वाले जो खुद होते हैं वो खुद भी आपस में मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मतलब कास्ट को लेकर बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वो थाने के अंदर भी उस मूवी के लास्ट में क्या करता है? इस आर्टिकल 15 को चिपकाता है
कि एटलीस्ट पुलिस वालों को या लोगों को पता तो हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पुलिस वालों को तो पता होना चाहिए। आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आया समझ में? क्लियर? तो आप याद रख लेना ये आर्टिकल 15 मूवी से। आर्टिकल 16 क्या है? ऑलमोस्ट यही चीज है, लेकिन ये चीज कहाँ एप्लीकेबल होगी? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। किसके अंदर? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब याद रखना मैंने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लिखा है, प्राइवेट में नहीं। प्राइवेट में पर्सन के ऊपर है वो किसको जॉब दे, किसको नहीं दे, किसको क्या कर रहा है, वहां पे आप ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, जहां पे गवर्नमेंट का मामला है वहां पे इक्वालिटी होगी। इन दोनों आर्टिकल का एक क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन है, और वो क्या है? रिजर्वेशन। हमने बोला हुआ है सब इक्वल होंगे, लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसका? रिजर्वेशन। अब देखो रिजर्वेशन में क्या जरूरी क्या है भाई, कुछ ऐसे लोग हैं जो मेन स्ट्रीम से बहुत पीछे हैं। ऐसे में आप अगर चाह रहे हो कि दोनों को सेम पॉइंट से रेस दौड़ाई जाए तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। आप एक बच्चे को बड़े से रेस में दौड़ाना चाह रहे हो और वो भी सेम पॉइंट से, तो देखा जाए तो वो भी इक्वलिटी नहीं है, दोनों का पोटेंशियल अलग है। क्लियर? तो ऐसे में आप उसको कुछ एडवांटेज दे देते हो। तो रिजर्वेशन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बोलता है नो अनटचेबिलिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत। क्लियर? कि हाँ भाई दूसरे का छुआ हुआ नहीं खाना, किसी का छुए हुए चीज नहीं लेनी, इनफैक्ट उसको खुद को अपने टच नहीं होने देना। आपने अपने आसपास गांव में, या गांव तो क्या शहरों में भी थोड़ा बहुत तो होता ही है, आप लोगों ने ये चीज देखी होगी। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो थी उसमें शूद्र जो थे, बहुत जगह क्या प्रैक्टिस थी कि अगर गांव में वो एंटर कर रहा है तो उसको ढोल बजाना पड़ेगा कि उसकी छाया भी किसी को टच नहीं कर जाए। इस लेवल पे अपने साथ एक झाड़ू लेके चलेगा कि जहां जहां उसके पैरों के निशान हो रहे हैं वहां वहां वो झाड़ू लगाता चले, क्योंकि उसके पैरों के निशान तक टच नहीं होने चाहिए भाई किसी के। ऐसे में साथ बैठ के खाने पीना तो आप भूल ही जाओ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। छाया भी टच नहीं होनी चाहिए, सोच के देखो इस लेवल पे। तो ये सब चीजें बंद हो, इस वजह से आपके आर्टिकल 17 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है कि नो अनटचेबिलिटी। ये सब चीज एक्चुअल में, सब आर्टिकल एक्चुअल में लाना क्या चाह रहे हैं? इक्वालिटी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 18 जो बोलता है नो टाइटल। किसी को कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट उसका मिलिट्री जो टाइटल है, मिलिट्री एंड आपके एजुकेशनल जो टाइटल होते हैं, जैसे पीएचडी वगैरह हो गया, डॉक्टरेट लग जाता है किसी के आगे, ठीक है, डॉक्टर का वो लग जाता है। मिलिट्री में अलग अलग टाइटल्स होते हैं रैंक को लेके, तो वो टाइटल में काउंट नहीं होंगे। बाकी जैसे अगर महाराज, अधिराज, ये फलाना जी, ढिकाना जी, ये सब टाइटल किसी को नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सब क्या है? बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन के आगे क्या है? सब बराबर। तो ये थी आपकी राइट टू इक्वलिटी वाली कैटेगरी, जिसके अंदर आर्टिकल 14 से 18 हमने डिस्कस किए। अब आओ भाई नेक्स्ट कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, जो आती है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है वो आपको कुछ फ्रीडम देता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बोलने की आजादी है और अपने आइडियाज जो है उसको एक्सप्रेस करने की आजादी है। नेक्स्ट जो है राइट टू असेंबल। असेंबल का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। थर्ड जो है वो है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है राइट टू मूव विद इन द कंट्री। आप देश के अंदर जहां चाहे वहां घूम सकते हैं। ये आपको फ्रीडम कौन सा आर्टिकल दे रहा है? 19। हाथों हाथ एक चीज याद रख लेना, देश के अंदर अंदर घूमने की आजादी तो आर्टिकल 19 देता है, और देश के बाहर आप कहीं घूम सकते हो उसकी आजादी आपको कौन सा देता है? आर्टिकल 21। क्लियर? नेक्स्ट राइट टू रिजाइड। आप जहां चाहो देश के अंदर वहां जाके रह सकते हो।
और लास्ट है आपके राइट टू ऑक्यूपेशन। आप अपने पसंद का जो भी जॉब है उसको कर सकते हो। ये 6 जो है फ्रीडम इसके अंदर दे रखी है। आपको इसी सीक्वेंस में इनको याद करना है। बहुत आसान है। देखो, पहले आपने बोलना शुरू करा, ट्रिक है ये। ट्रिक तो क्या, आप इस तरीके से याद कर लो। आपने बोलना शुरू करा तो लोग इकट्ठे हो गए आपकी बात सुनने के लिए। अब इकट्ठे हो गए तो उन्हीं इकट्ठे लोगों से आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। अब आप चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन बहुत देश भर में अपना काम करे, तो आपने उसको क्या किया भाई, पूरे देश में घुमाया। अब पूरे देश में घूमते तो रहोगे नहीं ना, कहीं तो रहना भी तो पड़ेगा। तो राइट टू डिसाइड, अब कहीं रह रहे हो तो खाने पीने का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, मतलब काम धंधे का, ऑक्यूपेशन का आपको राइट आया समझ में। तो ये सीक्वेंस है, आपको याद करना है। अब आप सबको आराम से समझ में आ रहा होगा, आपने देखा होगा अपनी अपनी लाइफ में। ये आर्टिकल जो है आपको दे रखा है, मगर एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट ये क्या, कोई भी आर्टिकल नहीं है। सब आर्टिकल्स आपको एक्सेप्शंस पे मिलते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे, अब कोविड के टाइम पे आप लोग जिद कर रहे हो कि नहीं जी, हमको तो देश में कहीं भी घूमने की आजादी है, हम तो इकट्ठे हो सकते हैं। तो आपके पुलिस लट बजाएगी कि बेटा जी डिटेल पूरी लेनी चाहिए थी। ये सब राइट्स आपको एक्सेप्शंस के साथ मिलते हैं। ऐसे नहीं होता भाई कि मेरे को राइट मिला हुआ है तो मैं तो करूंगा ही करूंगा। नहीं, आप कहीं भी देश में रहो, लेकिन ऐसा भी नहीं है भाई। ठीक है, आप डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर जाके बोल रहे हो कि नहीं मैं तो यहाँ रहूंगा, तो नहीं रह सकते। जैसे आपने काफी टाइम हो गया, शायद 5-6 साल हो गए, एक अमेरिकन था कोई, वो अंडमान निकोबार वाली साइड चला गया। अंडमान निकोबार में ट्राइबल एरियाज है कुछ, वहां आज भी किसी को एंट्री जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां ट्राइब्स रहती हैं। वो ह्यूमंस के साथ उनका इंटरेक्शन है ही नहीं। वो वहां चला गया और मारा गया, ट्राइब्स ने मार दिया उसको। ठीक है, वहां एंट्री अलाउड नहीं थी, वो फिर भी चला गया। क्लियर। तो भले ही अंडमान निकोबार हमारे देश में आता है, लेकिन उस ट्राइबल एरिया के अंदर एंट्री आपको अलाउड नहीं है। एक्सेप्शन है भाई, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। आगे समझ में। तो ये जितनी भी सब चीजें आपको मिल रहे हैं, ये आपको एक्सेप्शंस के साथ मिलते हैं। तो ये था आपका आर्टिकल 19। क्लियर। अब आर्टिकल 20 क्या है भाई, यहां पे मैं बता देता हूं। आर्टिकल 20 में दे रखा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ conviction of any offense। conviction of any offense कहने का मतलब आपके ऊपर कार्यवाही चल रही है। ठीक है, ट्रायल चल रहा है, गिरफ्तार हो चुके हो, केस चल रहा है। ऐसे में आपको क्या क्या जो है फ्रीडम, आपको ऐसे क्या क्या राइट्स हैं जो आपको मिलेंगे, वो इसमें अंदर हमने बता रखे। जैसे किसी भी एक इंसान को एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, इसका मतलब ढंग से समझना। एक ही क्राइम मतलब, मान लो किसी ने एक पर्टिकुलर पर्सन का मर्डर कर दिया, तो उसको एक बार सजा मिलेगी। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हाँ भाई मर्डर के लिए एक बार सजा मिल चुकी है तो अब मैं मर्डर कर सकता हूँ, और नहीं, उस पर्टिकुलर मर्डर के लिए आपको एक सजा मिलेगी। ऐसा नहीं उसके लिए बार बार सजा काट रहे हो। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मर्डर की सजा हो गई तो मतलब आप मर्डर कर सकते हो, फ्री है, ऐसा भी नहीं है। दूसरा, कार्यवाही जब चल रही है कोर्ट में तो किसी को बोलने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। इसके कुछ एक्सेप्शंस होंगे, वो अभी अपने काम के नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। जैसे इंदिरा गांधी की एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेशी हुई, उनके ऊपर इल्जाम लगे थे कि आपने इलेक्शन में कुछ धांधली करी है। उनको बोला गया बताओ भाई सफाई में अपने क्या बोलोगे आप कुछ भी, तो उन्होंने मना कर दिया कि आर्टिकल 20 के अंदर मेरे को ये राइट मिलता है कि मैं चुप रह सकती हूँ, राइट टू रिमेन साइलेंट, तो आप मेरे को फोर्स नहीं कर सकते। तो उस कहानी से आप ये याद रख लेना। आया समझ में। क्लियर। और तीसरा क्या है कि हाँ भाई जिस टाइम क्राइम किया गया है, आपके ऊपर कार्यवाही चल रही है, उस टाइम कानून की किताबों में जो सजा लिखी हुई है वही सजा आपको मिलेगी। ऐसा नहीं केस चलते चलते बहुत टाइम हो गया और टाइम के साथ साथ वो सजा भी चेंज हो गई और वो सजा चेंज होने के बाद नई सजा जो है वो आपको मिल रही है, ऐसा नहीं होगा। उस टाइम जो थी वो मिलेगी। क्लियर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये था आर्टिकल 20। अब यहीं पे मैं आर्टिकल लिख के समझा देता हूं आपको। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी। डिग्निटी, मर्यादा वाला जीवन, कहने का मतलब आदमी को सिर्फ जिंदा रखना है,
ये नहीं बोलता ये आर्टिकल। उसको जिंदा रखने के साथ साथ कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो उसको मिलनी चाहिए ताकि वो एक बढ़िया आरामदायक या डिग्निफाइड लाइफ अपनी जी सके। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अगर आपकी प्राइवेसी लीक हो गई है तो आप भाई चैन से जी पाओगे क्या? नहीं जी सकते। ठीक है, केवल सांसें चल रही हैं, खाना पेट में जा रहा है, ये जीना नहीं होता है डिग्निफाइड लाइफ के लिए। आपको कुछ बेसिक सुविधाएं जैसे पानी, अच्छी हेल्थ, अच्छी रहने की जगह, ये सब आपको मिलनी चाहिए। ये इस आर्टिकल के अंदर बता रखा है। तो ये सारी बात कौन सा आर्टिकल करता है? 21। क्लियर? एक और आर्टिकल जो है वो आपके ऐड किया गया, आर्टिकल 21A। इस 21A के अंदर क्या है? राइट टू एजुकेशन। इसके बारे में हमने पहली स्लाइड के अंदर भी बात करी थी। आया समझ? तो 86 जो अमेंडमेंट है इसको आपको याद रखना है। इसके ऊपर काफी बार आपके सवाल पेपर के अंदर पूछा गया है। चलिए अब हम इसके अंदर कुछ एक दो चीजें और देख लेते हैं छोटी मोटी। आर्टिकल 21 जो है इसके अंदर एक शब्द की बात करी गई है, वो आपको याद रखना है। उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखो इसके अंदर बहुत बार आपके सवाल बना है, यूपीएससी वाले जितने पेपर होते हैं उनमें सबके अंदर ही पूछा गया है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये शब्द जो है ये कौन से आर्टिकल में है? 21। देखो इसका मतलब क्या है? प्रोसीजर जो है वो आपको फॉलो करना है लॉ के लिए। ठीक है, कानून बनाने के लिए जो भी प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना है। अब कानून बनाने के लिए प्रोसीजर क्या होता है देश में कि लोकसभा राज्यसभा दोनों ने उसको मंजूर किया हो उस कानून को, और उसके बाद लास्ट में राष्ट्रपति ने साइन कर दिया हो। ये प्रोसीजर है। तो कहने का मतलब इस आर्टिकल में ये बात करी गई, सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी लॉ को अगर देख रहा है तो उसको सिर्फ एक चीज से मतलब होगा, और वो क्या है कि कानून बनाने के लिए जो प्रोसीजर है वो फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ। आया समझ में? अब ये चीज जो है एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये चीज भी अधूरी है। कैसे? जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि भाई कानून बनाने का जो भी प्रोसीजर है, काम करने का ये तरीका है, ये तरीका फॉलो होना चाहिए, बस मुझे इससे मतलब है। अब अगर कोई सरकार बढ़िया मेजोरिटी के अंदर है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों बढ़िया मेजोरिटी में बैठी है, और वो कुछ ऐसा कानून लेके आ जाए जिससे आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, या फिर वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, मगर क्योंकि वो मेजोरिटी में दोनों जगह बैठी है, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने मंजूरी दे दी और प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया। अब आप लोग मुझे बताओ, इस केस में प्रोसीजर तो बढ़िया फॉलो हुआ है, प्रॉपर फॉलो हुआ है, लेकिन क्या वो कानून सही है? वो कानून बिल्कुल सही नहीं है। तो इसी वजह से ये चीज रियलाइज हुई कि भाई ये चीज जो है ये अधूरी है। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हम बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके अंदर प्रोसीजर तो देखा ही जाता है, साथ साथ ये भी देखा जाता है वो कानून जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है भी कि नहीं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, लेकिन हम फॉलो क्या करते हैं? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मेनका गांधी एक केस हुआ था, बहुत फेमस केस है, उसके अंदर हमने ये बोला था। क्लियर? तो चलते हैं हम आगे। आर्टिकल 21 तक हमने बात करी। अब आते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 किसको राइट्स देता है? राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेंशन। हाँ, डिटेंशन का मतलब क्या होता है भाई? डिटेंशन का मतलब होता है अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, पकड़ना, है ना? तो जिस पर्सन को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जैसे पुलिस को बताना पड़ेगा कि भाई क्यों उस पर्सन को गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश किया जाएगा उस पर्सन को। तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। तीसरा, उसको अपने पसंद का वकील जो है वो हायर करने का क्या है? राइट है। तो ये सब राइट्स किसके हैं? जिस पर्सन को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। क्लियर? अभी अपन थोड़ा जितना काम का है उतना ही कर रहे हैं, तो आप ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि वैसे तो इस आर्टिकल के अंदर दो चीज आती है कि किसी इंसान को दो तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। एक, जिसको पनिशमेंट देने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, उसने कोई क्राइम किया हो तो इसलिए उसको पकड़ा जा रहा है। और दूसरा एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव मतलब किसी चीज को रोकने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सी बार क्या होता है, कुछ उल्टा सीधा होने वाला है तो उससे पहले ही किसी पर्सन को गिरफ्तार कर लिया जाता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से हो सकता है कुछ भसड़ हो जाए, कोई क्राइम हो जाए, कोई दंगा हो जाए, तो उससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लो। अब उसने यहाँ पे कोई क्राइम तो किया नहीं है, लेकिन आपने उससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया। प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, उस पर्टिकुलर चीज को रोकने के लिए आपने उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया।
तो ऐसे केस में भी उसको ये सारे राइट्स मिलेंगे भाई। उसको बताओगे आपने क्यों गिरफ्तार किया है। तो यहां तक आपके फ्रीडम वाली कैटेगरी जो थी वो होती है फिनिश। अब आती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जिसके अंदर आपके आर्टिकल 23 एंड 24 जो है वो शामिल है। अब हाँ जी, इस 23, 24 के अंदर क्या है देखो। 23 जो है ये आपके अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हाँ भाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं मानव तस्करी। आपने देखा होगा बच्चों को, औरतों को किडनैप किया, उनको बेच दिया कहीं, ठीक है, ऑर्गन्स के लिए बेच दिया या किसी सेक्सुअल क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए बेच दिया। तो ऐसे में क्या किया जाता है, किसी भी पर्सन को पकड़ लिया, उसको क्या कर दिया, बेच दिया कहीं पे। तो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलने के लिए आपको कौन सा आर्टिकल दिया गया है? 23। नेक्स्ट आता है 24, ये होता है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 साल तक के बच्चों को आप किसी भी हजार्डस प्लेस पे काम नहीं करवा सकते हो। अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो ये थे आपके एक्सप्लॉयटेशन वाली कैटेगरी। याद कैसे करोगे? पहले उठाओगे फिर काम करवाओगे, ट्रिक के तौर पे, ठीक है। तो पहले वाले में किडनैपिंग ट्रैफिकिंग है और दूसरे वाले में चाइल्ड लेबर। तो नेक्स्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है? रिलीजियस राइट्स। इसके अंदर है आपके 25 लेके 28 तक आर्टिकल। अब देखो एक बार फटाफट इसको अपन खत्म कर देते हैं। 25, 26, 27 और 28। 25 के अंदर जो है वो आपके दे रखा है कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को ये राइट है कि वो कोई सा भी धर्म अपनाए, उसकी टीचिंग्स को फॉलो करे, उस धर्म की बातों को फैलाए, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी इंडिविजुअल को ये राइट है, किसी भी इंडिविजुअल को ये राइट दिया गया है कि वो अपने धर्म को फैलाने के लिए, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए फ्री है। क्लियर। नेक्स्ट जो है 26 के अंदर क्या है? ये तो एक पर्सन का फ्रीडम था, ये ऑर्गेनाइजेशन का फ्रीडम है। कहने का मतलब आपने देखा होगा चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते हैं। क्लियर। या फिर आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, वो बनाई जा सकती है। तो कहने का मतलब ये इंडिविजुअल लेवल पे 25 है, 26 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है। नेक्स्ट आता है आपके आर्टिकल 27। कहने का मतलब किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए या किसी भी धर्म के प्रोपोगेशन के लिए किसी से फोर्सफुली टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता। वाई? बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सारे रिलीजन क्या है? बराबर है। क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे नो टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। और लास्ट है आपके 28 के अंदर क्या दिया गया है? नो रिलीजियस टीचिंग इन एनी गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस। कहने का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर कोई रिलीजियस टीचिंग्स जो है वो नहीं दी जा सकती किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ाने के लिए। आया समझ में? तो ये थे आपके रिलीजियस राइट्स जो 25 से 28 तक थे। नेक्स्ट आता है आपके कौन सी कैटेगरी? माइनॉरिटी राइट्स। 29 एंड 30। अब भाई माइनॉरिटी होती क्या है? माइनॉरिटी मतलब जो भी नंबर में कम है। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? जो भी नंबर में कम है। अब नंबर में कम तो भाई औरतें आदमियों के मुकाबले नंबर में कम है, ट्राइबल पॉपुलेशन वैसे नंबर में कम है। आया समझ? तो माइनॉरिटी डिसाइड करने के बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। क्लियर। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ 2 क्राइटेरिया की बात करी गई है। 2 क्राइटेरिया है जिसकी हमने बात करी गई है। क्या कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसके ऊपर माइनॉरिटी जो है वो डिसाइड करी जाती है? पहला है लैंग्वेज, और दूसरा क्या है आपके रिलीजन। जैसे कि आपके मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब क्या है? माइनॉरिटी में, क्योंकि इनके नंबर्स क्या है? कम। और वो किस बेसिस पे है? रिलीजन के बेसिस पे। क्लियर। तो ऐसी माइनॉरिटीज को कौन कौन से राइट्स है?
तो सबसे पहला आता है 29, टू प्रोटेक्ट कल्चर लैंग्वेज। अब ध्यान रखना ये राइट सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं है, सबको है, सब अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट कल्चर एंड लैंग्वेज। और नेक्स्ट है आपके आर्टिकल 30, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर माइनॉरिटीज। इसमें दिया क्या गया है कि माइनॉरिटी जो होते हैं उनको ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। जैसे आपने मदरसा जो है सुने होंगे, ठीक है, मुस्लिम्स के, तो यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर? तो यहां तक आपके आर्टिकल 30 तक आपके फंडामेंटल राइट्स की जो कैटेगरी वो होती है कंप्लीट। अब देखो, आपने जब मैंने आपको सेकंड स्लाइड जो दिखाई थी, इसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि 30 के बाद सीधा आपके 32 जो था आर्टिकल, उसकी हमने बात करी थी। देखो यार, आर्टिकल 29, 30, इसके बाद सीधा 32 था, 31 नहीं था। तो 31 गया कहाँ? 31 एक्चुअल में क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। और मैंने पहली ही स्लाइड में आपको बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले ये हुआ करता था, नाउ इट इज लीगल राइट, नाउ इट इज लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। आगे समझ में? तो आपको याद रखना है कि भाई प्रॉपर्टी जो है वो कौन से अमेंडमेंट से इसको हटाया गया था, तो वो अमेंडमेंट था 44th नंबर। कौन सा था? 44th। कौन से प्राइम मिनिस्टर की सरकार थी 44th के टाइम पे? मोरारजी देसाई। और 42 जो अमेंडमेंट है, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो, बहुत सारे चेंज जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में करे गए, उस टाइम थी इंदिरा गांधी की सरकार, याद रख लेना। लास्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब देखो भाई, इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को यहां पे समझते हैं। रेमेडी का मतलब क्या होता है? इलाज। रेमेडी का मतलब क्या होता है? इलाज। आपने इतने सारे राइट्स दे दिए, लेकिन क्या हो अगर ये राइट्स आपको मिले ही नहीं? देखो आर्टिकल 32 ये क्या बताता है? इलाज के बारे में बता रहा है। आपको किसी ने प्रॉमिस किया कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो उससे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है कि अगर नहीं किया तो क्या इलाज होगा। क्लियर? तो यही कारण है ये आर्टिकल हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से बी आर अम्बेडकर जो थे आपके, उन्होंने इस आर्टिकल के लिए एक शब्द यूज किया जिसको उन्होंने बोला कि दिस आर्टिकल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आर्टिकल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे समझ में? तो भाई ऐसा क्या है इस आर्टिकल के अंदर, और वो चीज क्या है? वो है रिट। आपने सुना होगा बहुत बार, रिट लग गई, रिट लग गई। क्लियर? तो वो है ये रिट, वो है ये इलाज। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए रिट लगा सकता है आर्टिकल 32 के अंदर। और ऐसे ही हाई कोर्ट भी तो जा सकते हो ना फंडामेंटल राइट के लिए, तो हाई कोर्ट रिट लगाता है आर्टिकल 226 में। किसमें लगाता है? आर्टिकल 226 के अंदर। अब आप एक चीज याद रखना कि हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होता है रिट के मामले में। कहने का मतलब हाई कोर्ट का दायरा ज्यादा बड़ा है। कैसे बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में रिट लगा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के केस में तो लगा ही सकता है, प्लस लीगल राइट के केस में भी रिट लगा सकता है। तो आपने क्या देखा? दायरा किसका बड़ा है? हाई कोर्ट का बड़ा है। क्लियर? ये कंफ्यूजन मत कर देना कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी चीज होती है, उसके पास ज्यादा पावर होगी तो रिट वाली पावर भी इसी की ज्यादा होगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट का देखता है, ये फंडामेंटल प्लस लीगल राइट दोनों देखता है। आया समझ में? अब भाई ये रिट्स क्या होती है, तो एक बार मैं आपको रिट्स के बारे में बता देता हूं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया हो, चलो यहां पे एक बार देख लेते हैं रिट्स में क्या है। 5 तरीके की आपकी रिट्स होती है। पहली है मैंडेमस। इसका मतलब होता है वी कमांड। मैंडेट करना होता है ना, मैंडेट करना। मैंडेट एक शब्द होता है इंग्लिश में। मैंडेट का मतलब क्या होता है? यह चीज आपको जरूरी है, करनी पड़ेगी। तो यहीं से इसका मतलब निकला है वी कमांड। कहने का मतलब अगर कोई गवर्नमेंट
सर्वेंट या ऑर्गेनाइजेशन अपना काम नहीं कर रही है तो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिट यानी आदेश जारी होगा कि भाई अपना काम करो। क्लियर? अब गौर करना यहाँ पे, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन या सर्वेंट को ही ये रिट जारी होगी। प्राइवेट वाला है, मान लो उसने कोई जूते की दुकान खोल ली या कुछ भी कर लिया, कोई दुकान खोल के बैठा है, अब भाई उसको सरकार थोड़ी पैसे दे रही है, वो तो उसके खुद के पैसे, दुकान खोले खोले नहीं खोले नहीं खोले उसकी मर्जी, उसको सरकार थोड़ी कर सकती नहीं भाई दुकान खोलनी पड़ेगी तुम्हें, कोई जरूरी नहीं है। मगर अगर आप अब किसी सरकारी तनख्वाह को उठाते हुए काम कर रहे हो तो सरकार आपको आदेश देगी भाई कि भुगत में आपको सैलरी नहीं मिल रही है, आप सरकार का काम कर रहे हो, अपना काम करो। ध्यान रखना ये अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट किसी ऑफिशियल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जारी की जाती है। किस चीज के लिए? टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। मैंडेट करने से कमांड करना, ये आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी हेबियस कॉर्पस। देखो कॉर्पस जो शब्द है ना, इसी से कॉर्पस जो शब्द होता है इसका मतलब होता है बॉडी। कॉर्पस का मतलब क्या होता है? बॉडी। इसका लिटरल अगर अपन ट्रांसलेशन बात करें तो वो होता है वी हैव द बॉडी ऑफ। अगर किसी पर्सन को इलीगली पकड़ रखा है, अब एक बात बताओ, आपको कल को अगर किडनैप करना हुआ, पकड़ना हुआ इलीगली, तो जरूरी है कि आपको सिर्फ कोई पुलिस वाला ही पकड़े? कोई भी पकड़ के रख सकता है आपको। तो किसी ने आपको पकड़ के धर लिया, किडनैप कर लिया, अपने पास बिठा लिया, क्लियर, तो उसने इलीगली पकड़ रखा है। तो किसी भी पर्सन को पकड़ा जा सकता है। अब जरूरी नहीं है उसको कि भाई पुलिस ही उठा के लेके जा रही है, कोई भी उठा सकता है, प्राइवेट पर्सन भी कोई भी उठा सकता है। तो इसी वजह से ये रिट जो है दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है, अगेंस्ट पब्लिक प्लस प्राइवेट, किसी भी खिलाफ जारी की जा सकती है। और क्यों जारी की जाएगी? अगर किसी को आपने इलीगली पकड़ रखा है, उससे पूछा जाएगा भाई क्यों पकड़ा इसको, ठीक है, लीगली आपने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, तो उस केस में आपको रिट जो है वो जारी की जाएगी। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अगेंस्ट इलीगल डिटेनमेंट, इलीगल डिटेनमेंट। थर्ड, को वारंटो। आपने वारंट शब्द तो बहुत सुना होगा, ठीक है, मूवीज में डायलॉग सुना ना, वारंट लाया है, ठीक है, पुलिस वाले से पूछ रहे भाई वारंट दिखाओ, पुलिस पकड़ने आती है। वारंट का मतलब होता है किस अथॉरिटी से आप हमको पकड़ने आए हो। तो वारंट जो शब्द है एक्चुअली में वो किससे आया है, मतलब वारंट जो शब्द है इसका मतलब क्या हो जाएगा? अथॉरिटी। तो को वारंट का मतलब क्या हो गया? हाँ, तो बाय व्हाट अथॉरिटी का मतलब आपने किस अथॉरिटी से वो पर्टिकुलर जॉब जो है उसको संभाल रखा है, आपके पास वो जॉब कैसे आई, क्या आप उस जॉब के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया जैसे अगर किसी ने वो जॉब संभाल ली लेकिन उसके लिए क्वालिफाइड था ही नहीं, तो उसके खिलाफ ही जारी हो जाएगी, उससे पूछ लिया जाएगा किस हैसियत से आप ये संभाल रहे हो। अब एक लॉजिकली चीज क्या होगी, ठीक है, एक लॉजिकल चीज क्या होगी, अभी मुझे आप लोग सोच के बताओ कि ये गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ होगी या प्राइवेट के खिलाफ या दोनों के खिलाफ? सोचो एक बार, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो देखो ये जारी होगी सिर्फ गवर्नमेंट वाले के खिलाफ। क्यों? सैलरी वहां से आ रही है भाई उसकी, गवर्नमेंट उसको जो है सैलरी दे रही है, उसको काम दे रही है। प्राइवेट वाला है, ठीक है, जूते की दुकान खोल ली, जूते के ABC नहीं पता, खोल ली भाई, ठीक है, अब उसको जाके थोड़ी बोलोगे तेरे को जूते का नॉलेज नहीं, चल ये दुकान बंद कर, नहीं हो सकता भाई, उसकी मर्जी, वो प्राइवेट काम है, वो कुछ भी करे। क्लियर? तो ध्यान रखना ये किसके खिलाफ जारी होती है? अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन। और जारी क्यों होती है? टू प्रूव हिज या हर क्वालिफिकेशन फॉर पर्टिकुलर पोस्ट। आया समझ? अब आपने क्या देखा भाई, ये 3 रिट्स जो थी ये तो किसी ऑर्गेनाइजेशन या आदमी के खिलाफ जारी हो रही थी, बाकी बची जो 2 रिट्स होती हैं वो होती है कोर्ट या ट्रिब्यूनल के खिलाफ। प्रोहिबिशन, हाँ जी, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? आप किसी को मना करते हो या रोकते हो, मना करते हो या रोकते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोहिबिट। ठीक है, बहुत जगह आपने देखा होगा स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। क्लियर? तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? टू फॉरबिड, यानी मना करना।
अब याद रखना ये हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को जारी की जाती है। मार्क माय वर्ड्स, हायर नॉट हाई। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केस में हायर कोर्ट कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। लोअर कौन होगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस में हायर कोर्ट कौन होगा? हाई कोर्ट। क्लियर? तो ये याद रखना, बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट ये रिट जो है वो जारी की जाती है। और क्यों जारी की जाती है भाई? टू, देखो मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो इतने एरिया में अपना काम कर सकता है। क्लियर? लेकिन वो किसी केस में उसने फैसला सुनाया जो उसके दायरे में ही नहीं है, एक्चुअल में उसका वो काम नहीं है, लेकिन उसने फिर भी उसमें वो जजमेंट जो थी वो सुना दी। तो ऐसे केस में हायर कोर्ट से उसको एक रिट जारी की जाएगी, भाई आपका ये काम नहीं है, आप अपने दायरे से बाहर जाके काम मत करो, ठीक है, हम आपको रोक रहे हैं। क्लियर? ये आपका काम नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं कि क्यों किया जाता है? टू फॉरवर्ड लोअर कोर्ट फ्रॉम वर्किंग बियॉन्ड jurisdiction, फ्रॉम वर्किंग बियॉन्ड इट्स jurisdiction। तो हायर कोर्ट उसके आदेश को खारिज कर सकता है। आगे समझ? क्लियर? लास्ट जो रिट है उसको मैं यहां लिख देता हूं, ये थर्ड थी, फोर्थ थी, ये आएगी फिफ्थ, जिसको बोलते हैं सर्शियोररी। इसको क्या बोलते हैं? सर्शियोररी। सर्शियोररी, देखो इसमें एक शब्द छुपा हुआ है, सर्टिफिकेट। सर्शियोररी में एक शब्द छुपा हुआ है, सर्टिफिकेट। तो सर्शियोररी का मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड। सीधी भाषा में बोलूं तो सर्टिफिकेट हम देंगे, सीधी भाषा में बोलूं तो सर्टिफिकेट हम देंगे। कहने का मतलब हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट से केस ट्रांसफर करवा सकता है अपने पास। आगे समझ में? हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से क्या करवा सकता है? केस ट्रांसफर करवा सकता है। अब याद रखना ये दोनों रिट मिलिट्री ट्रिब्यूनल में नहीं लगती है और केस ट्रांसफर। क्लियर? तो ये थी भाई आपके पांचों रिट्स जो हमने डिस्कस कर ली। क्लियर? हमने फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो हमने देखे, उसके साथ साथ उसकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उसके बारे में हमने बात कर ली। क्लियर? तो चलो अब इसके ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको लगाया जाए। लेट्स सी आपको कितना समझ में आया। तो एनडीए 2014 का सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल इट्स सिटीजन्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ध्यान रखना पेपर के अंदर इस चीज को सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना। कभी कभार सिली मिस्टेक हो जाती है, वो इनकरेक्ट पूछता है, आप करेक्ट टिक करके आ जाते हो जोश में। चलो नॉट ट्रू पूछा है। पहला, इट गिव्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब अपनाना, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। प्रोपोगेट का मतलब होता है फैलाना। तो भाई ये रिलीजियस राइट्स वाली कैटेगरी कौन सी थी? 25 से 28 आर्टिकल। तो पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आर्टिकल 25 की बात कर रहा है। नेक्स्ट, इट गिव्स फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। बिल्कुल सही। 25 के अगला जो जस्ट था वो कौन सा था? 26। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। थर्ड स्टेटमेंट, दिस राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं वो किसके साथ मिलते हैं? एक्सेप्शन के साथ मिलते हैं। किसके साथ मिलते हैं? एक्सेप्शन के साथ मिलते हैं। आपकी फ्रीडम से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको रिलीजन में कुछ राइट्स दिए गए हैं, फ्रीडम दिए गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़कों पे जाके कुछ भी कर रहे हो और उसकी वजह से आप पब्लिक ऑर्डर को जो है खराब कर रहे हो। तो डेफिनेटली दिस राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। तो बचा लास्ट स्टेटमेंट जो सही नहीं है, तो बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? डी। क्लियर? स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रोगेट्स दिस राइट। अरे बिल्कुल कर सकती है भाई। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीए 2014 का। Which of the following statements are true for the fundamental right to life and personal liberty under Article 21? ठीक है, चलो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहला, this right is available to citizen as well as aliens। aliens का मतलब foreigners। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, सिर्फ ये ही जो आर्टिकल्स है वो केवल और केवल सिटीजन्स को मिलते हैं, बाकी सारे सिटीजन्स को भी मिलते हैं और फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। तो दिखती सी बात है भाई, दोनों को मिलेगा। आगे समझ में किसको मिलेगा? दोनों को।
अब लॉजिक आप समझ गए होंगे, 15-16 कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगर ये फ्रीडम आप बाहर वाले को भी दे दोगे तो वो भी आ जाएंगे जॉब लेने, ठीक है। फिर सिटीजन्स को क्या बांटोगे? 19, आप देश में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। ये फ्रीडम आप बाहर वाले को भी दे रहे हो तो पता लगा भाई टेररिस्ट यूं फ्रीली घूम रहे हैं, ठीक है। आपके देश में तो आजादी भाई, हम कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए ये राइट भी सिर्फ सिटीजन्स को मिल सकता है। आर्टिकल 29 एंड 30 माइनॉरिटी के राइट्स। इंडिया में क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स ये माइनॉरिटी में है, लेकिन वर्ल्ड में माइनॉरिटी में नहीं है, वर्ल्ड में मेजॉरिटी में है। अब अगर ये राइट उनको भी दे दे, बाहर वालों को भी, तो वो तो बोलेंगे कि आपके कंट्री के अकॉर्डिंग हम माइनॉरिटी में आते हैं भाई, तो हमको भी माइनॉरिटी वाली आप क्या दे दो, राइट्स दे दो, छूट दे दो। तो नहीं दे सकते भाई ये राइट, इसलिए सिर्फ सिटीजन को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है एकदम सही है। तो इसी वजह से बी जो है वो हो गया एलिमिनेट, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसको तो एलिमिनेट करो। नेक्स्ट है इट कवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन। तो ठीक है जी, ये भी एकदम सही है। देखो एक चीज याद रखना भाई, ये एनडीए की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस की या किसी भी एनडीए सीडीएस की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, एक चीज याद रखना, जो भी आपने पढ़ा है उसके ऊपर भरोसा रखना। यूपीएससी भाई कई बार ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देगी जिसकी आपको हवा ही नहीं पड़ेगी, कहां से आ गया। उस पर टाइम वेस्ट मत करना, उससे आपका आंसर नहीं आने वाला। आगे समझ में? जो बाकी स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर ज्यादा गौर करो, जो पढ़ा है उसके ऊपर गौर करो, आंसर वहां से आएगा, ठीक है। पैनिक नहीं करना है, क्योंकि देखो वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि आप 100 का 100% पढ़ के चले जाओ। अब जैसे आओ थर्ड स्टेटमेंट, इट इंक्लूड्स द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। तो भाई इस आर्टिकल का नाम ही यही है, तो थर्ड भी सही होगा। अब अगर थर्ड सही है तो डी ऑप्शन भी हो गया एलिमिनेट। अब यहाँ देखो अगर 1 और 3 सही है, मतलब 2 भी सही है, तो 1, 2, 3, तो लो भाई आपका 2 वाला डाउट होता है खत्म। अब लास्ट बच रहा है 4 सही है कि नहीं है। इट कैन बी टेकन अवे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 21 के अंदर ही हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट जो है उसको क्या करते हैं, डिस्कस किया था। तो बिल्कुल फोर्थ भी आपका क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, एनडीए 2015। आप वीडियो पॉज कर करके पहले खुद अटेम्प्ट करना है ना। द 2 प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब अपन ने जब पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू, मैंने बताया था आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू दे रखा है, और वो किस किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, रिट जारी करके। और रिट जारी कहाँ कहाँ हो रही थी, आर्टिकल 32 और 226 में। 32 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, और इसमें हाई कोर्ट की। आगे समझ में? तो आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट अगेन एनडीए 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट फंडामेंटल राइट। नॉट, ठीक है। आओ, राइट टू एजुकेशन बिल्कुल है भाई, आर्टिकल 21A, मतलब फर्स्ट तो है तो बी गया, सी गया। सेकंड, राइट टू वर्क, ऐसा अपन ने कहीं नहीं पढ़ा भाई, राइट टू वर्क जो है अपन ने नहीं पढ़ा। क्लियर? तो ये तो नहीं है, तो 2 भी नहीं है, मतलब ये गया, आंसर आ गया डी। बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आगे देख लेते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आर्टिकल 19 के अंदर हमने इसको देखा था। क्लियर? नेक्स्ट है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, इसको भी हमने 19 के अंदर देखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। आओ नेक्स्ट आर्टिकल, सॉरी क्वेश्चन, एनडीए 2021, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन जस्टिशिएबल राइट। अब अपन ने क्या देखा था भाई, फंडामेंटल राइट्स सारे जस्टिशिएबल है। अब यहां देख लो कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड, ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा, ये अपन डीपीएसपी के अंदर पढ़ेंगे, तो आंसर यही हो गया। लेकिन बाकी देख लो आगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, बिल्कुल 23, 24 में अपन ने देखा था। राइट ऑफ अक्यूज्ड, आर्टिकल 20, उसमें अपन ने देखा था। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। क्लियर? तो कहने का मतलब नॉन जस्टिशिएबल पूछ रहा है तो सीधा देख लो भाई कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। एनडीए 2021, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिट। अपन ने 5 रिट देखी, मैंडेमस थी, बिल्कुल थी, हेबियस कॉर्पस थी, बिल्कुल थी, सर्शियरी थी, बिल्कुल थी, कौन सी नहीं थी, सेवरेबिलिटी की आपकी रिट कोई भी अपन ने पढ़ी नहीं, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आ जाओ भाई, एनडीए 2021, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। देख लो भाई कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है।
ठीक है, नॉट पूछा है। राइट टू एजुकेशन कितनी बार आएगा भाई? राइट टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस बाय माइनॉरिटी, ठीक है बिल्कुल सही भाई, आर्टिकल 30 था ही। राइट टू बी कन्फर्ड विद टाइटल्स, अरे नहीं, टाइटल देना फंडामेंटल राइट थोड़ी था, टाइटल नहीं दिए जाएंगे, ये फंडामेंटल राइट था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 आपके था। ध्यान रखना भाई, ये टाइटल देखते ही मैं सोच लेना यार टाइटल जैसा कुछ पढ़ा था तो हाँ भाई ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। उससे पहले पढ़ो ढंग से उसने आगे क्या पूछा है। क्लियर? Which one of the following provides for the complete equality of men and women? अब इक्वलिटी वाली कैटेगरी कौन सी थी भाई? पहली कैटेगरी थी 14 से 18। क्लियर? अब देखो उसमें से कोई आर्टिकल है तो लो भाई, पहला क्या हो गया? आर्टिकल 14 एंड 15। क्लियर? फिफ्थ शेड्यूल इसमें तो भाई ट्राइबल एरिया का था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऐसा कुछ देखा ही नहीं अपन ने। आर्टिकल 20 तो अक्यूज के थे। चलो नेक्स्ट एनडीए 2019। फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। अब भाई सिटीजन्स के कौन कौन से बताए थे? 15, 16, 19, 29, 30। अब देख लो भाई इसमें से कौन सा जो है वो किसके लिए पूछ रहा है ये? ओनली टू सिटीजन। देख लो इसमें से कौन सा आपको ऑप्शन में दिया गया है। कौन सा दिया गया है भाई? 19 दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। बाकी तीनों आर्टिकल फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। नेक्स्ट एनडीए 2018। Which among the following is not a fundamental right? Is not a fundamental right under Constitution of India? बहुत इजी सवाल है भाई। राइट टू इक्वलिटी बिल्कुल थी 14 से 18। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, ये कहां से कहां तक थी? 14 से 18। ये कहां से कहां तक थी? 19 से 22 थी। राइट टू सिटीजनशिप ऐसा कुछ हमने नहीं देखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपके सी। आंसर क्या हो जाएगा आपके? सी। क्लियर? सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। फंडामेंटल राइट्स आपने देख लिया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा डिटेलिंग के अंदर आपको नहीं जाना है, टाइम भी कम है और दूसरा इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। आपने क्वेश्चंस देख लिया होगा किस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस जो है इससे पूछे जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे होता है आपका फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक्स के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप जो है इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहो। और मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, टाइम कम है, जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो। मटेरियल इतना होता है लेकिन वो इतने से ना तो सवाल आता है ना इतना पढ़ा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इतने तक लेके आ जाते हैं और वही आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।